पूरी दुनिया में जमहूरी निज़ाम इसलिए तख्लीक किया गया था ताकि उसके ज़रिए आलमी ताकतें अपने सरमाए, असर रसूख और फ़ौजी क़ुव्वत से हुकूमतों का रुख जिस तरफ चाहें फेर सकें। लेकिन उनके नज़दीक इस निज़ाम में बुनियादी खराबी ये है कि कभी कभी अवाम काबू में नहीं आते और ऐसे लीडर मुंतखब कर लेते हैं जो अपनी कौम को आज़ादी, हुर्रियत और वक़ार के साथ जीने का दर्स देने लगते हैं। ऐसे हुक्मरान या लीडर सिर्फ अपने मुल्कों में ही नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द के ममालिक में भी आलमी ताकतों के मफादात के लिए चैलेंज बन जाते हैं। इस सूरत में अमरीका और दीगर आलमी कुव्वतें उनके खिलाफ मुत्तहिद हो जाती हैं और उन्हें बदलने का ऐलान कर देती हैं। इस मकसद के हुसूल के लिए खा उन्हें लाखों डॉलर खर्च करना पड़े, लोगों को सियासी ओहदों का लालच देकर उनके मुकाबले पर खड़ा करना पड़े या फिर उस मुल्क में फौजी कुव्वत के जरिए उनका तख्ता उलटना पड़े, वो कर गुजरते हैं। ये सब कुछ काम ना आए तो आखिरी हरबे के तौर पर अपनी अफवाज भी अगर उस मुल्क में उतारना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं किया जाता। इस सारे खेल का एक ही आलमी निगरान है और उसका नाम रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका है। हुकूमतें बदलने के इस खेल की तारीख बहुत पुरानी है जो 1893 से शुरू होती है, जब अमरीका ने अपने पड़ोसी जजीरे हवाई पर कब्जा किया। पहले इस मुल्क में अपने खरीदे हुए सियासतदानों और किराए के मुजाहिरीन के जरिए हंगामे शुरू करवाए गए। फिर उन मुजाहिरीन से ये मुतालबा करवाया गया कि अमरीका मलिका लिली किलानी के मुकाबले में उनकी मदद करे। अमरीकी सदर ने रातों रात सीआईए के कहने पर हवाई फौजें उतार दी और फिर उस मुल्क के स्याह और सफेद पर काबिज हो गया। 5 साल बाद 1898 में अमरीका अपने एक और हमसाया मुल्क पोर्टो रिको में इस झांसे पर दाखिल हुआ कि उसे स्पेन से आजादी दिलाएगा और फिर अगले ही साल उसी तरगीब को लेकर अमरीका ने स्पेन में अपनी फौजें उतार दी। 6 साल बाद 1908 में 3 ममालिक निकारागुआ, हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में अमरीकी हुकूमतों को बदलने के नाम पर दंदनाते हुए दाखिल हो गए। ये एक 100 साल पहले की बात है और अभी तक दुनिया में जमहूरियत नाम की चिड़िया इतनी मकबूल नहीं हुई थी। 9 आबादियाती ताकतें दुनिया पर राज करती थीं और लोगों को आदत थी कि जो कोई भी फौज लेकर आ जाए वही उनका हुक्मरान बन जाता था। दूसरी जंग अजीम के आते आते दुनिया को जमहूरियत के पुरफरेब जाल में जकड़ा जा चुका था और सर्द जंग के जमाने में तो उसे एक हथियार के तौर पर कम्युनिज्म के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल किया जाता रहा। मुल्कों में अमरीकियों ने अपने सरमाए से जमहूरी सियासी पार्टियां कयाम करवाईं जिनको उस मुल्क के सरमायादार भी रकम फराहम करते थे और आलमी कॉर्पोरेट माफिया भी उन सियासतदानों की सरपरस्ती करता था। इन दोनों का गठजोड़ दरअसल उस मुल्क के वसाइल पर उन जमहूरी तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के जरिए कब्जा करना होता था। जमहूरी सियासत करने वाले हमेशा अवाम और सरमायादारों को डराते थे कि अगर कम्युनिस्ट आ गए तो फिर किसी की कोई निजी मिल्कियत नहीं होगी, ना दुकान और ना फैक्ट्री, तुम सब मजदूर हो जाओगे। इस खौफ से सहमे हुए सरमायादार उन्हें सरमाया फराहम करते और साथ ही आलमी सरमायादारों से मुआहदों के जरिए खुद को मजीद महफूज भी बना लेते। लेकिन जैसे ही किसी मुल्क में अवाम ने जमहूरी तौर पर किसी ऐसे लीडर को मुंतखब किया जिसने आजाद खारिजा पॉलिसी के साथ साथ अपने मुल्क के वसाइल को आलमी सरमायादार माफिया से आजाद करने की कोशिश की, तो अमरीका समेत आलमी कुव्वतों ने उसे निशान इबरत बना दिया। इस नौयत का पहला मारका 1953 में ईरान में बर्पा हुआ। ईरानी कौम की खुशबख्ती और खुशनसीबी थी कि उन्हें मोहम्मद मुसद्दिक की शक्ल में एक ऐसा लीडर मुयस्सर आ गया जो मगरबी ताकतों के निजाम से ना तो मरूब था और ना ही उनकी जेरे साया रहकर सियासत करना चाहता था। ईरान में तेल दरियाफ्त हो चुका था और बरतानवी और अमरीकी कंपनियां इस तेल के जखायर पर एक मंसूबाबंदी से कब्जा कर चुकी थीं। इस जिम्न में शाह ऑफ ईरान रजा शाह पहलवी ने एक एंग्लो ईरानी कंपनी को तेल के कुएं से तेल निकालने की इजाजत भी दे रखी थी। मुसद्दिक ने 1949 में जुबा मिली के नाम से अपनी सियासी पार्टी बनाई जिसके बुनियादी अगराजो मकासद में गैर मुल्कियों को ईरानी सियासत से बेदखल करना शामिल था। उसने ये नारा भी बुलंद किया कि अगर वो बरसरे इक्तदार आ गया तो फिर एंग्लो ईरानी कंपनी को कौमी मिल्कियत में ले लिया जाएगा। अवाम ने इस खुददार और गैरत व हमीयत के हामिल लीडर को मुंतखब किया और 28 अप्रैल 1951 में पार्लियामेंट में 12 के मुकाबले में 79 वोटों से वजीर आजम मुंतखब हो गया। हल्फ उठाने के 2 दिन बाद ही उसने 1 मई को तेल की कंपनियों को निजी मिल्कियत में ले लिया। उसका ये इकदाम अमरीका और यूरोप को गजबनाक करने के लिए काफी था। उसने उसके साथ साथ अवाम की फलाह बहबूद के लिए इतना कुछ किया कि उसकी मकबूलियत अमरीका के लिए खतरे की घंटी बन गई। अमरीका समझता था कि वो अगर अवाम में मजीद मकबूल हुआ तो फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। मुसद्दिक ने
تمام بے روزگاروں کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ تمام فیکٹری مالکان کو بیمار اور زخمیوں کو معاوضہ دینے کے لیے کہا۔ مزارعین کو جبری مزدوری سے نجات دلائی اور ساتھ ہی زمینداروں کو پابند کیا کہ وہ اپنی زرعی آمدنی کا 20% ترقیاتی فنڈ میں جمع کروائیں۔ اس طرح کے بے شمار ایسے اقدامات تھے جن کی وجہ سے مصدق ایک مقبول ترین رہنما کی حیثیت سے ابھر چکا تھا۔ اب یہ امریکہ کے لیے ایک ایسا خطرہ تھا جس سے نجات ضروری ہو چکی تھی۔ امریکی وزارت خارجہ اور امریکی CIA کی سربراہی اس وقت دو سگے بھائیوں کے پاس تھی۔ جان فاسٹر ڈلس وزیر خارجہ تھا اور ایلن ڈلس CIA کا سربراہ۔ مارچ 1953 کو وزیر خارجہ نے اپنے بھائی کو حکم دیا کہ مصدق سے نجات کا جامع منصوبہ بنایا جائے۔ ایلن نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا اور $10 لاکھ کی فوری طور پر منظوری دے دی۔ اس منصوبے کے تحت امریکی CIA کے افسران نے بیروت میں برطانوی خفیہ ایجنسی کے افسران سے ملاقات کی اور ڈالروں کے یہ صندوق لے کر امریکی صدر روزویلٹ کا پوتا کریمٹ روزویلٹ تہران پہنچا اور اس نے امریکی سفارت خانے کے تہہ خانے میں اپنا خفیہ دفتر بنا لیا۔ CIA نے اپنے اس پلان کا نام آپریشن ایجیکس رکھا۔ کریمٹ روزویلٹ نے شاہ ایران اور ساتھ ساتھ سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں شروع کر دیں اور انہیں سرمایہ سے خریدنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ شاہ اسے وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دے، لیکن شاہ ایران مصدق کی مقبولیت سے خوفزدہ تھا اور وہ اسے نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ CIA نے کمزور مہرے تلاش کرتے ہوئے شاہ کی بہن اشرف پہلوی کو رام کر لیا۔ اسے کثیر سرمایہ ایک شاندار کھال والے کوٹ میں چھپا کر شاہی محل میں دیا گیا۔ شہزادی اب CIA کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی رضا شاہ کو قائل کر لیا کہ وہ مصدق کے خلاف سخت ایکشن لے، لیکن مصدق کو بھی ان تمام سرگرمیوں کا علم ہوا تو وہ دو مختلف محاذوں پر سرگرم ہو گیا۔ ایک عوام کو سازش سے آگاہ کرنا اور دوسرا سیاستدانوں سے رابطے جاری ہے۔